नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य रामलला के मंदिर परिसर में स्थित मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 5 जून को गंगा दशहरा उत्सव के अवसर पर की जाएगी। इस अवसर पर 3 जून से 5 जून तक 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा, जबकि पूजन के कार्यक्रम 30 मई से शुरू हो जाएंगे और उनकी शुरुआत परिसर में स्थित मंदिर में शिवलिंग की स्थापना से होगी। काशी और अयोध्या के कुल 101 वैदिक विद्वान अनुष्ठान की देखरेख करेंगे। देवताओं के लिए 2-2 फीट लंबे संगमरमर के सिंहासन विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान मूर्तियों को एक सिंहासन पर रखा जाएगा और इसके अलावा सप्त मंडप क्षेत्र में स्थित मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें श्री वाल्मीकि, अगस्त्य, विश्वामित्र, अहिल्या, शबरी और निषाद राज प्रतिष्ठित होंगे। मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने अयोध्या पहुंचे मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक कार्यक्रम 3 जून से शुरू होंगे और 5 जून को समापन होंगे। इसके पहले मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्त मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया है, वहां पर ऋषियों मुनियों की मूर्तियां भी पहुंच गई हैं। परिसर में हो रहे अन्य काम अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि में निर्माणाधीन कार्य चलता रहेगा, जो दिसंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। मेरी सूचना के अनुसार तो वो जयपुर से चला है और संभवतः आज किसी भी समय परिसर के अंदर भगवान राम, उनके भ्राता सीता जी और हनुमान जी की मूर्तियां प्रथम तल पर पहुंचा दी जाएंगी। और जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वे सभी 3 तारीख से शुरू होंगे और 5 तारीख को समापन होगा। उसी के साथ आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर का जो प्रमुख जितने भी कार्य निर्माण के मुख्य मंदिर के, मैं मुख्य मंदिर की बात कर रहा हूँ, उसके जितने भी निर्माण कार्य हैं उसके साथ पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद जो रख रखावट की तैयारी होती है, जैसे वाटर प्रूफिंग है, रेपेलेंट है, तो इन चीज़ों का कार्य चलता रहेगा, लेकिन निर्माण अपनी जगह पूर्ण हो जाएगा। यह अपने में एक बहुत ही प्रमुख बात है। एक तरीके से आप इसे ऐतिहासिक तिथि कहेंगे कि एक कार्य का समापन हो जाएगा। बाकी परिसर में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो भी अपने कार्यक्रम के अनुसार, जो निर्धारित लक्ष्य है उसके अनुसार लगभग सितंबर-अक्टूबर में पूर्ण होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण कार्य जून महीने से शुरू हो सकता है। यह फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही है, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक फिल्म सिटी होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण, मीडिया, मनोरंजन और पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाना है। परियोजना के पहले चरण में काम 230 एकड़ जमीन पर शुरू होगा, जिसमें करीब 1510 करोड़ रुपए की लागत से 13 से 14 आधुनिक फिल्म स्टूडियो और लगभग 3 लाख वर्ग मीटर में फैला फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए चुनी गई कंपनी, जो फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी है, ने सारी तैयारियां कर ली हैं। इसका शिलान्यास स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस फिल्म सिटी से राज्य में बड़े स्तर पर निवेश और रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। साथ ही यह परियोजना राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को भी देश दुनिया में पहचान दिलाने के माध्यम बनेगी। फिल्म सिटी के माध्यम से यूपी सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश को मुंबई और हैदराबाद की तर्ज पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकिंग हब के रूप में विकसित किया जाए। फिल्म सिटी इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह ड्रीम प्रोजेक्ट आगे आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को देश की फिल्म राजधानी के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित हो सकता है। भारत में जासूसी की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। ये मामला ज्योति जासूसी केस से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद देश के कई हिस्सों से 15 से ज्यादा जासूस पकड़े जा चुके हैं। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ताजा मामला वाराणसी का है, जहां यूपी एटीएस ने एक ऐसे जासूस को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान की महिला एजेंट के
प्रेम जाल में फंसा था और भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश में शामिल हो गया। इस आरोपी का नाम मोहम्मद तुफैल है। मिली जानकारी के मुताबिक तुफैल सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की नफीसा नाम की महिला से मिला और नफीसा ने खुद को एक सामान्य लड़की बताया, लेकिन असल में वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सीनियर हैंडलर थी। नफीसा ने तुफैल को अपने हनी ट्रैप में फंसाया और उसे रोज भारत के संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें, वीडियो भेजने के लिए कहा। इस प्रेम जाल में फंसकर तुफैल धीरे धीरे जासूस बनने के साथ साथ आतंकी मानसिकता का भी शिकार हो गया। जांच में पता चला कि तुफैल खुद को गजवा हिंद और हदीस के लिए लड़ने वाला सिपाही बताता था। उसकी सोच कट्टरपन से इतनी प्रभावित हो गई थी कि वह अन्य युवाओं को भी इस मुहिम से जोड़ने लगा था। उसके फोन से लगभग 800 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं और वह 19 व्हाट्सएप ग्रुप्स का संचालन करता था। इन ग्रुप्स में वाराणसी और आजमगढ़ के युवा शामिल थे, जिन्हें वह पाकिस्तानी मौलाना साहब के वीडियो भेजकर भड़काता था। लखनऊ की कोर्ट में तुफैल की रिमांड के लिए तैयारियां चल रही हैं ताकि और खुलासे हो सकें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल संकट को भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती मानते हुए बूंद बूंद पानी को बचाने की गंभीर तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस अभियान में विशेष रुचि ले रहे हैं। यही कारण है कि खेत तालाब योजना, अमृत सरोवर योजना, गंगा तालाब योजना और सूखी पड़ी नदियों को फिर से जिंदा करने जैसी कई योजनाएं प्रदेश में तेजी से चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बारिश का एक एक कतरा जमीन में समा जाए और भूजल स्तर को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश में जल संकट पानी की कमी से नहीं बल्कि उसके सही इस्तेमाल न होने की वजह से है और इसी सोच के साथ कैच द रेन और अटल भूजल योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों और शहरों में जल संरक्षण को अनिवार्य कर दिया है। नए मकानों की अनुमति अब तभी मिलेगी जब उसमें वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होगी। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में यूपी का पहला स्थान मिलना इस बात का प्रमाण है कि राज्य इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहा है। जल संरक्षण को लेकर सरकार विशेष सक्रिय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद जल संरक्षण में गहरा लगाव है। उनके गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में वर्षा जल संचयन की उन्नत तकनीक से टैंक बनाए गए हैं, जहां पानी को साफ कर जमीन में भेजा जाता है ताकि भूजल स्तर सुधरे। और सीएम योगी ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर जल संरक्षण की योजना पर काम करने का आह्वान किया है। गंगा में जल नहीं होता, यमुना जी में जल नहीं होता, त्रिवेणी में गंदगी होती, अव्यवस्था होती, कनेक्टिविटी नहीं होती, क्या होता है? कोई नहीं आता। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां नहीं आ पाता। हमने प्रयास किया कि हर समय वहां पर गंगा जी में 10,000 से लेकर 12,000 क्यूसिक वाटर रहे और यमुना जी में भी 8 से लेकर के 10,000 क्यूसिक वाटर हर समय मौजूद रहे। और इसको हम लोगों ने जनवरी से लेकर के और फरवरी के बीच में लगातार मेंटेन करके रखा। अगर नहीं होता तो महाकुंभ मेला पहले ही चरण में उखड़ गया होता, लोग नहीं आते। लेकिन हम लोगों ने इसको बनाए रखा। लेकिन ये जल स्तर बनाएंगे कब? आज तमाम नदियां सूख रही हैं। तमाम नदियां जो हमारे जीवनदायिनी धमनियों की तरह, जैसे हमारी धमनियां रक्त का संचार करती है पूरी बॉडी में, ऐसे ही इस धरती के अंदर नदियों की स्थिति होती है। हमने उनको प्रदूषित करने का काम किया है और धीरे धीरे करके वे सूखती जा रही हैं। वे सूखेंगी तो लाइफ लाइन सूख जाएगी, याद करना। इसलिए उसके साथ न किसी को खिलवाड़ करने देना है, न उसको प्रदूषित करने देना है। उसको बचाए रखने की दिशा में हमें प्रयास करना है। नदियां बढ़ेंगी तो अपने साथ तमाम वनों को भी एक अच्छा आच्छादन वह हमें दे देंगे। ऑक्सीजन का एक नया भंडार हमें दे देंगे। गाजियाबाद में आंधी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इसी के चलते लोनी के इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित एसीपी स्कूल विहार कार्यालय की तेज बारिश के चलते छत गिर गई। कार्यालय में सो रहे दरोगा वीरेंद्र कुमार मिश्रा मलबे में दब गए। सुबह जब अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे तो घटना का पता चला। मलबे से निकालकर वीरेंद्र कुमार मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। एसीपी अंकुर विहार अजय कुमार ने बताया कि दरोगा वीरेंद्र कुमार मिश्रा देर रात तक काम करने के बाद कार्यालय में ही सो गए थे। रात करीब 2:30 बजे
तेज बारिश के चलते उनके कार्यालय के एक कमरे की छत गिर गई और छत गिरने से वीरेंद्र कुमार मिश्रा मलबे में दब गए। आज सुबह पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग एसीपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने वीरेंद्र कुमार को मलबे से निकाला और एसीपी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। वजीरगंज स्थित रेजिडेंसी के पास उस समय हड़कंप मच गया जब वकीलों के चैम्बर में वकीलों के दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग होगी। वकील कुंवर अंबिका सिंह और साकिब हसन को गोली लगी। दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। मड़ियाव निवासी कुंवर अंबिका सिंह उर्फ डब्बू सिंह के रिश्तेदार दिलीप सिंह का रेजिडेंसी के पास चैम्बर है और अंबिका का कहना है कि देर रात वह कुछ साथियों के साथ चैम्बर में बैठे थे और इस दौरान मलिहाबाद निवासी वकील साहिब हसन साथियों के साथ पहुंचे और आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर बहस होने लगी और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। अंबिका को कमर, पैर और हाथ और साकिब को गर्दन के पास गोली लगी है। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज होगा। यूपी के 10,000 प्राइमरी स्कूलों को जल्द ही प्राप्त शिक्षक मिलने जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में 1,700 से अधिक विद्यालय बिना शिक्षक के चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने यूं ही नहीं 8 साल बाद जिले के अंदर सामान्य तबादले की प्रक्रिया शुरू की है। इसके पीछे विभाग का यह प्रयास है कि जो विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन है, जहां ज्यादा टीचर हैं, इनका आपस में संतुलन बनाया जा सके। विभाग का यह प्रयास सफल रहा तो 10,000 से अधिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में 1,700 से अधिक विद्यालय नियमित शिक्षक विहीन है। यहाँ पर पास के शिक्षक या शिक्षा मित्रों को ही तैनात कर पढ़ाई कराई जा रही है। इसी तरह 9,100 से अधिक विद्यालय में एक नियमित शिक्षक है और इसके साथ ही शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी तैनात हैं, जबकि काफी स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर बच्चों की संख्या के अनुपात में अधिक शिक्षक तैनात हैं। ऐसे में विभाग यह प्रयास करेगा कि सामान्य तबादलों से इन शिक्षक वहीन और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में ज्यादा शिक्षक वाले विद्यालयों को संतुलन बने। बेसिक शिक्षा विभाग की इस कवायद से जहां उनकी दिक्कतें कम होंगी, वहीं स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात भी सुधरेगा। शासन की ओर से जारी तबादला निर्देश में यह भी कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले स्कूलों और जिलों को चिन्हित किया जाएगा और इसकी सूचना भी पोर्टल पर ऑनलाइन की जाएगी। पूरे देश में नौतपा आज से शुरू हो रहा है। यूपी में इस बार नौतपा पर वैसी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार समय से पहले मानसून के आगमन की आहट अभी से दिखने लगी है। अरब सागर में बने शक्ति नामक चक्रवात की वजह से नम हवाओं का सिलसिला तेज हो गया है और इस वजह से इस बार नौतपा में भी आंधी, बारिश, ओले पड़ने के आसार है। ऐसे में नौतपा में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। अमूमन नौतपा में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 मई को पूरे देश में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। शनिवार को जिस तरह से अरब सागर की नम हवाएं उत्तर प्रदेश में आई हैं, उनसे बारिश होने की संभावना और बढ़ गई है। इसी महीने के आखिरी 2 दिनों में पूर्वी यूपी में तेज बारिश की संभावना दिख रही है। कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश के साथ तेज हवाओं का जोर अधिक रहेगा। ऐसे में बाहर संभल कर निकलने के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार मानसून भी पहले आने की संभावना है। लखनऊ सहित पूरे अवध में आमतौर पर मानसून की आहट 30 जून के आसपास होती रही है, लेकिन इसका सही आंकलन मानसून के पूर्वोत्तर भारत पहुंचने के बाद ही किया जा सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।